नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आज हमारे बीच एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है श्री ऋषिपाल चौहान। आप फाउंडर डायरेक्टर हैं जीवा ग्रुप के। आपका बहुत बहुत ऋषिपाल चौहान जी स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। धन्यवाद पूर्णिमा जी। और देखिए, आपके बारे में वैसे तो बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कोशिश करूंगी कि कम शब्दों में आपके बारे में मैं कुछ बातों का जिक्र कर दूं। तकनीक का समावेश कर समाज को किस तरीके से नई दिशा देनी है, इसकी कोशिश आपकी तरफ से लगातार होती रही है और इसी को आपने अपना लक्ष्य बनाया। जीवा पब्लिक स्कूल, जीवा आयुर्वेद फार्मेसी लिमिटेड, जीवा इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस एंड कल्चर, जीवा इंस्टीट्यूट ऑफ वैष्णव की नींव आप ही की तरफ से रखी गई और आपका लक्ष्य स्वस्थ, संपन्न और निर्भय समाज की स्थापना करना है। फिलहाल में आप अनेक भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ लगातार कार्य कर रहे हैं और ये खास मौका आज भारत 24 को मिला है ऋषिपाल चौहान जी आपसे बातचीत करने का। तो एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं और क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में आज आपसे चर्चा करने वाले हैं, तो मेरा पहला सवाल, आज के बदलते हुए परिवेश को देखते हुए शिक्षा को कितना बदलता आपने देखा है? एजुकेशन पॉलिसी से लेकर आज प्रैक्टिकली जो एजुकेशन एग्जिस्ट करती है उसको आप कैसे देखते हैं? धन्यवाद पूर्णिमा जी। दर्शकों को नमस्कार। देखिए, हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी 1986 में बनी थी और उसके बाद अभी जो हमारी सरकार है उन्होंने 2020 की नई शिक्षा नीति बनाई है। इस शिक्षा नीति में 4-5 इतने अहम पॉइंट हैं जो कि भारत के लिए अति आवश्यक हैं। सबसे पहला है कि बच्चे को अपनी मातृभाषा में 5वीं कक्षा तक कंपलसरी है और 8वीं कक्षा तक भी पढ़ सकता है। उसका फ़ायदा ये है कि कोई भी बच्चा अगर रोता है या खुश होता है तो अपनी मातृभाषा में होता है। तो बच्चे को भाषा समझने के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, वो कंटेंट को समझ करके अपने जीवन में प्रयोग करेगा। दूसरा बात यह है इसमें कि जो पुरानी शिक्षा नीति थी हमारी, उसमें केवल बच्चा सारा अपना जोर इसी बात पर लगाता था कि मेरे नंबर सबसे ज़्यादा आए और वो केवल रट्टा लगाता था। तो मार्च में याद करेगा, अप्रैल में भूल जाएगा, फिर नई किताब आ जाएगी। उसने एमए पास कर ली लेकिन उसके अंदर कोई स्किल नहीं आती थी, दक्षता, निपुणता नहीं आती थी। अब 5 साल पहले बच्चा जो है 3 साल नर्सरी के पहली और दूसरी में बच्चे को पूरी फ्रीडम दी जाएगी कि वो कहानी के द्वारा, पोइम के द्वारा, आर्ट के द्वारा, डांस के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा अपने आप को समझे। अभी क्या है, बच्चा स्कूल में गया, बॉटल यहाँ रखो, टाई ऐसे क्यों लगाई है, तो उसका जो अपना एक व्यक्तित्व है, जिस तरीके से वो अपना जीवन जीना चाहता है, जिस तरह से भगवान ने उसको बनाया है, उसको दबाया जाता था। अब वो अपने पंख खोल करके उड़ेगा और स्कूल, माँ बाप का एक कर्तव्य है कि उसको समझें कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है। फिर 3 साल में उसकी फाउंडेशन बनेगी कि वो अपना लिखना, पढ़ना, बोलना, इंटरेक्ट करना सीखे और फिर नेक्स्ट 3 ईयर 6ठी, 7वीं, 8वीं में उसको स्किल की बात समझाई जाएगी। इसलिए यहाँ पर कारपेंट्री के, पॉटरी के, इस तरह की लैब्स, प्लम्बिंग की दी गई हैं ताकि बच्चे का इंटरेस्ट देखा जाए। मतलब स्किल डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं। मुझे याद आता है कि प्रधानमंत्री की तरफ से भी प्रधानमंत्री मोदी ने स्किल डेवलपमेंट को लेकर बड़ा जोर दिया। स्किल इंडिया की बात प्रधानमंत्री हमेशा से करते रहे और जिन बातों का जिक्र ऋषिपाल चौहान अभी आप याद करें तो मुझे 3 इडियट्स एक मूवी याद आती है और उसमें मुझे याद आता है कि ये कहा जाता है कि जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, वो ऐसा लगता है किसी रेस में दौड़ रहे हैं। आपने अभी जिक्र किया इस बात का कि नंबर आने चाहिए, लेकिन नंबर आने के साथ साथ क्या आपको लगता है कि एक्चुअल में वो जो सीखना होता है, जिसको हम लर्निंग कहते हैं, उसका अभाव रहा है और वो उसमें बेहतर होने की ज़रूरत है? देखिए, भारतीय शिक्षा पद्धति का ये सबसे कमज़ोर कड़ी थी कि किताब को पढ़ना और स्किल लाना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने जो स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया। एक्चुअली ये हमारी भारत की परंपरा थी कि कारपेंटर का बेटा कारपेंटर बनेगा, लोहार का बेटा लोहार बनेगा, सुनार का बेटा सुनार बनेगा, किसान का बेटा किसान बनेगा। तो उनके अंदर वो बिगर स्कूल जाए ही 90% स्किल आ जाती थी। अब ऐसा नहीं है, कोई भी बच्चा प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी बच्चा साइंटिस्ट बन सकता है। बहुत अच्छी बात है। इसलिए
स्किल का एजुकेशन में लाना अति आवश्यक है कि बच्चा अपनी दक्षता निपुणता को पहचाने और वो अपने जीवन में अपना करियर वो चूज करे जो दक्षता निपुणता उसको स्वाभाविक मिली हुई है। लेकिन इसमें एक चीज़ ऋषिपाल जी, अगर आप मुझे बताएं कि आपको लगता है कि बच्चों में या आजकल के बच्चों में मैं कहूँ एक डिसिप्लिन का अभाव आपको नज़र आता है, और न सिर्फ वो डिसिप्लिन बल्कि पेरेंट्स के लिए आप क्या चुनौतियाँ देखते हैं, अभिभावकों के लिए? क्योंकि बच्चे कह देते हैं कि उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, बच्चे पेरेंट्स जो है वो उसको प्रोवाइड कर देते हैं, फिर बच्चे कहते हैं अब मुझे ये चाहिए तो पेरेंट्स उसको प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन एजुकेशन सिस्टम में इस नेचर को, इस लैक ऑफ डिसिप्लिन को आप कैसे आंकते हैं? देखिए पूर्णिमा जी, हमारी भारतीय संस्कृति में दो चीजें बड़ी अहम थी। एक था रिलेशन, कि भाई बहन का रिलेशन, माँ बाप का रिलेशन, दादा दादी, नाना नानी, इवन शादी के बाद भी लड़के का एक रिलेशन होता था कि वो आएगी, बच्चे आएंगे, भात दिए जाएंगे। तो ये जो रिलेशन की कमी आई है मॉडर्न समाज के अंदर, आधुनिकता के अंदर, कि समाज जो है, एक बच्चा है वो किसके साथ खेलेगा, तो माँ बाप क्या करेंगे, मोबाइल दे देंगे जी। अब मोबाइल भी एक डाइट है, जैसे बच्चे को खाना खिलाते हैं, ये भी एक खाना है। तो अब उसको ये खाना तो मिल रहा है 6 घंटे, और जो दूसरा फिजिकल खाना है वो खाता है 15 मिनट में 24 घंटे में से। तो वो जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो उसका जो डिसिप्लिन खराब हुआ है उसके दो कारण हैं। एक है प्यार, माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी का प्यार, क्योंकि सिंगल फैमिली हो गई, उसको नहीं मिला, उसको खेलने के लिए नहीं मिला, उसको अपने चीज़ों को, विचारों को व्यक्त करने के लिए। आप मोबाइल देख रहे हो, आप ना तो राइटिंग कर रहे हो ना अपने विचार व्यक्त कर रहे हो, केवल आप देखे जा रहे हो। तो सारा गार्बेज वन साइड आपके माइंड में जा रहा है, लेकिन बाहर निकलने के लिए कुछ है नहीं। तो कौन सा कंटेंट बच्चे के लिए है, किस उम्र के बच्चे के लिए है, किस समय वो देखे, क्यों वो देखे। तो मैं पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि टाइम लिमिटेड कीजिएगा, बच्चों को सिखाइए कि वो क्या देखे। और जब बच्चा आधा घंटा टीवी देखता है, उसके बाद बच्चे से पूछिए कि बेटा आपने क्या सीखा, और वो अपनी डायरी में लिखे, तो उसका माइंड लर्निंग की तरफ जाएगा और वो अनलर्न करेगा उन चीज़ों को जो उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो वो बच्चा आपसे अटैच होगा। आप एक समय का भोजन अपने बच्चों के साथ करें, जब भोजन करें शाम का या सुबह का, तो पूछें कि आज आपने स्कूल में क्या सीखा, और अपने बारे में भी बताएं। तो एक बॉन्ड बनेगा। फैमिली बॉन्ड जितना टूटता जाएगा उतना ही बच्चा एरोगेंट होगा, इरिटेट होगा, बात नहीं समझेगा। तो ये अति आवश्यक है, और ये हमारे भारतीय संस्कृति के सिद्धांत हैं, इन्हीं पर हमारी संस्कृति टिकी हुई है। लेकिन सर, आप तो इसी समावेश की बात करते हैं ना। फिर जब हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इज़ अ ब्लिस, तो ऐसे में उस टेक्नोलॉजी में से हम अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल क्या कम कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिहाज से? इसमें आपने अभिभावकों की तो बात की ही, लेकिन क्या आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स का रोल भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट या अलग मायने में होता है कि वो उनको बताएं कि उनको एक्चुअल में लेना क्या है उस तकनीक से, और छोड़ना क्या है? सबसे बड़ी बात देखिए, टेक्नोलॉजी आज एक जीवन का अंग बन गया है, ये एक हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, और इससे जितनी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, कैंसर तक हो रहा है। अभी अमेरिका की रिसर्च आई है कि 10 साल से बच्चों को अगर आप मोबाइल देंगे तो उनकी मेमोरी वीक होगी, उनकी आईसाइट वीक हो रही है, उनकी क्रिएटिविटी कम हो रही है, उनकी लर्निंग कैपेसिटी कम हो रही है। और ये रिसर्च के बाद उन्होंने पेपर पब्लिश किया साइंटिस्ट ने। तो अभी क्या है, देखिए, टेक्नोलॉजी को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे जीवन के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन बच्चों को ये ज्ञान देना कि आपको टेक्नोलॉजी को कब यूज करना है, किस समय यूज करना है, किस पर्पज के लिए यूज करना है, और कितना यूज करना है, ये अति आवश्यक है। लेकिन क्योंकि पेरेंट्स अपने जॉब में बिजी हैं, अपने बिजनेस में बिजी हैं, तो वो ये सोचते हैं कि बच्चे को ये मोबाइल हाथ में दे दो तो मेरा पीछा छूट गया। तो ये बहुत डेंजरस है। आप बच्चे के केयर टेकर ना बने, आप बच्चे के फैसिलिटेटर ना बचें, आप बच्चे के पालन पोषण करने वाले बने, उनसे एक रिलेशन डेवलप करें, उनके साथ खेलें, उनके साथ बातचीत करें, उनके विचारों को जानें, उनके विचारों को एक्सपोज कराएं। तब आपके लिए टेक्नोलॉजी एक बूम होगी,
एक आपके जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक होगी। सर, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि जैसे बच्चे स्कूल में जो सीखते हैं, जो कॉलेज में सीखते हैं, क्या आपको लगता है कि प्रैक्टिकली वो उनके करियर एस्पेक्ट से उतने ही स्टैंडर्ड के हैं जितने के होने चाहिए, या आपको लगता है कि दोनों के चैलेंजेस अलग हो जाते हैं? और अगर ऐसा है तो बच्चा चुनाव कैसे करे कि मुझे अगर आगे करियर जिस चीज़ के लिए मुझे चुनना है या मुझे कुछ और करना है तो उसके लिए मेरी स्टडीज़ कैसे होनी चाहिए, या मुझे इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज में जाना चाहिए? बच्चा डिसाइड कैसे करे कि जो उसको करियर बिल्डिंग करनी है वो उसके एजुकेशन सिस्टम में साथ साथ चले और उसी को वो ग्रहण करे? ये कैसे होगा? पूर्णिमा जी, इसमें दो एस्पेक्ट हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है और ये दर्शकों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। एक पहली बात है कि कोई बच्चा संसार में कमजोर नहीं है, हर बच्चा एक हीरा है, आवश्यकता है उसको तराशने की। नंबर दो, 700 करोड़ लोग इस संसार में हैं, कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं है, उनका थंब इम्प्रेशन नहीं मिलता, उनका आइरिस नहीं मिलता, तो हर बच्चा एक बीज है। एवरी चाइल्ड इज ए डिफरेंट सीड विद डिफरेंट नीड। अपने बच्चे के स्वभाव को जानिए, उसकी प्रकृति को जानिए, उसकी लाइकिंग क्या है, उसकी डिसलाइकिंग क्या है, उसका फैमिली एनवायरनमेंट क्या है, उसकी हॉबी क्या है, और आयुर्वेद के अनुसार उसका वात पित्त कब क्या है। और 8 प्रकार की इंटेलिजेंस हर बच्चे में होती है। आपके बच्चे की लिंग्विस्टिक हाई है तो उसको भाषा में आगे बढ़ाइए, लॉजिकल वीक है तो उसका मैथ का ट्यूशन मत लगाइए, उसको उसी घोड़े पर दौड़ाइए जिसमें वो सबसे तेज दौड़ेगा। दूसरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तीसरी, हमारे शास्त्रों के अनुसार 9 प्रकार की प्रकृति है। उसकी एजुकेटिव नेचर है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर है, हीलिंग नेचर है, प्रोटेक्टिव नेचर है या एडवेंचरस नेचर है। तो जो उसकी स्ट्रॉन्ग नेचर और इंटेलिजेंस है और जो उसका स्वभाव है, जो भगवान ने उसको दक्षता निपुणता दी है, उसी सब्जेक्ट में उसके स्टडी कराएं, उन्हीं दक्षता निपुणताओं को निखारें, वो अर्जुन बनेगा, संसार में आपका बेटा सबसे आगे जाएगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। सर, एक अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम। अगर मैं कुछ पॉइंटर्स के आधार पर आपसे कहूँ कि 4 ऐसे क्या पॉइंटर्स हैं या 5 ऐसे क्या पॉइंटर्स हैं जिससे हम ये मापें कि हमारा एजुकेशन सिस्टम परफेक्ट है या परफेक्ट दिशा की तरफ बढ़ रहा है, तो वो क्या क्या होंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि बच्चे की जो ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ विदिन से होती है। एक हमारी आउटर बॉडी है जिसके लिए आज पूरे संसार की साइंस शरीर को सुख सुविधा देने में लगी हुई है। दूसरा हमारा माइंड है जो ड्राइवर है, और हमारी नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस हैं जो इन्फॉर्मेशन देती हैं। तो हमें ये सोचना होगा कि हम अपने माइंड को सात्विक कैसे रखें, पॉजिटिव कैसे रखें, उसको नेगेटिव ना जाने दें। ये पेरेंट्स और स्कूल दोनों का काम है। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम जो है इसमें कि उसकी दिनचर्या, उसका एक सिद्धांत बनाए हर बच्चा कि मैं किस समय भोजन करूंगा, किस समय होमवर्क करूंगा, किस समय खाना खाऊंगा। तीसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्वाध्याय करे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हर बच्चा करे, और बच्चा तब करेगा जब पेरेंट्स करेंगे कि आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या खराब किया, डायरी में लिखे। हमारे जीवा पब्लिक स्कूल में हर बच्चा डायरी लिखता है और अगले दिन प्रेयर में एक दूसरे की डायरी चेक करते हैं। और हमारी फिलॉसफी है एसओई कि 40 मिनट के पीरियड में मैंने क्या पढ़ा, तो क्या मैं उससे सेल्फ को इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, दयालु बनूंगा, ईर्ष्या नहीं करूँगा, दूसरों की सहायता करूँगा, या उस ज्ञान से मैं राष्ट्र का निर्माण कर रहा हूँ। और तीसरा है पर्यावरण को शुद्ध कर रहा हूँ। तो ये एक फंडा है कि पेरेंट अपने बच्चे को पढ़ने ना भेजें, सीखने भेजें, टीचर पढ़ाने ना जाएं, सिखाने जाएं। और एवरी डे मेरी हर पेरेंट से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे से पूछें कि बेटा आज आपने क्या सीखा, तो ये राष्ट्र जो है विश्व में सबसे आगे होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन क्योंकि हम नई शिक्षा नीति की बार बार बात करते हैं, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ लैकुनाज निकल कर कहीं ना कहीं सर ज़रूर आते हैं। हम उसमें बदलावों की बात करें, आपने कहा कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, लेकिन मैंने आपसे टीचर्स के रोल को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा था कि टीचर्स का रोल क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए, कहा जाता है कि एक अध्यापक के लिए जितने भी बच्चे हैं वो समान होते हैं, लेकिन क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके की कैपेसिटीज़ सेक्शन वाइज स्कूल्स में बढ़ा दी गई है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, एक टीचर के लिए भी ये पॉसिबल हो पाया कि वो उन सब बच्चों पर समान ध्यान देते हुए समान शिक्षा उन तक पहुंचा सके?
पूर्णिमा जी, ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है और ये एक बहुत बड़ी नई एजुकेशन पॉलिसी के लिए चैलेंज भी है। और अभी 50 घंटे की सीबीएसई और एनसीईआरटी ने टीचर ट्रेनिंग भी बनाई है, क्योंकि टीचर का माइंड सेट आज तक है कि ये मेरा सिलेबस है, मुझे सिलेबस ख़त्म करना है, मेरा रिजल्ट 100% आना चाहिए, मेरे बच्चों के मैक्सिमम मार्क्स आने चाहिए। तो सबसे पहला काम है कि टीचर को अपना माइंड सेट चेंज करना होगा कि मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं इस कंटेंट के द्वारा, इस किताब एक मीन्स ऑफ एजुकेशन है, किताब एंड नहीं है। इस सिलेबस से मैं बच्चे को क्या दक्षता निपुणता दूं ताकि ये अपने जीवन में हेल्दी रहे, अपने जीवन में खूब पैसा कमाए, और तीसरा इंपॉर्टेंट काम है कि वो अपने माँ बाप भाई बहन से मिलजुल करके रहे। चौथा जो है वो एक थ्योरेटिकल ना पढ़ाए, वो एक्टिविटी से पढ़ाए, प्रैक्टिकल ज्ञान दे जो उसके लाइफ से कनेक्टेड हो। तो उसका लेसन प्लान टीचर बनाए कि मेरा जो है 40 मिनट के पीरियड में पढ़ा रही हूँ, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, व्हाट चाइल्ड इज गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस। आज इस 40 मिनट के पीरियड में मेरे बच्चे मेरे से क्या सीखेंगे, ये अति आवश्यक है। तीसरा, आपने जो कहा कि ज़्यादा बच्चे होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है कि अभी हमारे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट स्कूल हैं कुछ अच्छे, लेकिन जो हमारे सरकारी स्कूल हैं और दूसरे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात हमारे देश की है कि अभी भी हम मिलजुल करके रहते हैं, हमारे अंदर पेशेंस है, धैर्य है, एक दूसरे की बात मानते हैं। तो वो सारे फैक्टर्स एजुकेशन में बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आहिस्ता आहिस्ता एजुकेशन का बजट सरकार बढ़ा रही है, वो भी इम्प्रूव होगा और ये आगे जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें आपने बताई ऋषिपाल चौहान जी। और सबसे बड़ी बात ये कि जितने भी बच्चे, उनको समान एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन मिले, इसकी कोशिश, हर संभव कोशिश हर किसी की तरफ से होनी चाहिए। और जीवा ग्रुप की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं उसको हम सराहते हैं, आपकी सोच को सराहते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके का काम एजुकेशन सिस्टम में आप आगे भी जारी रखेंगे। आज के लिए ऋषिपाल चौहान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भारत 24 के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर।